हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं ई क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम आपको एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 5 और साइंस का जो टॉपिक है मेरा सेल यानी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इस फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में एक पार्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पहले उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आज का जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज अ शेल मेड ऑफ, यानी शेल किन किन चीजों से मिलके बना होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, सेल का जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह का है, तो उस पर तो हम जरूर चर्चा करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा सा कि सेल को मैंने बताया था, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी किसी भी जीवन की स्ट्रक्चर भी बनाती है, पूरी बॉडी भी बनाती है और उसकी फंडामेंटल यूनिट भी है, उसका फंक्शन भी करती है, ये सेल होती है। सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी लाइफ की। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसको जो हम डायग्राम आपको दिखाए थे उसमें ये बताए थे कि वो चारों तरफ से एक कवर से घिरी होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इस सेल मेम्ब्रेन की कुछ क्वालिटीज हैं जिसको हम अभी डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद इसके अंदर यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसको हम सेल ऑर्गेनेल्स यानी सेल के कुछ हेल्पर असिस्टेंट, तो ये सब मिल करके ही पूरे सेल का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में और उनके बाकी स्ट्रक्चर के बारे में बुक से ही स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम जो डायग्राम आपको दिखाए थे उसके जस्ट आगे पेज नंबर ये 59 है, वहां से स्टडी करते हैं। और इसमें मैंने आपको जो बताया था ये देखिए, इसका मेन जो 5.2 का टॉपिक है मेरा वो है व्हाट इज अ सेल मेड ऑफ, यानी सेल किन चीजों से मिलके बना होता है। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। वी शा अबव दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड, जैसा कि हम इसके पहले भी पढ़े थे कि इसके अंदर कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड, सेल किस तरह से बना हुआ है वही स्टडी करेंगे। इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, यदि हम सेल को एक माइक्रोस्कोप के से ध्यान से स्टडी करें, वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो हम अगर किसी सेल को अच्छे से देखें तो उसमें 3 चीजें स्पेशल दिखाई देती है। उसमें एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी सेल के चारों तरफ का जो पार्ट है, कवर है, न्यूक्लियस जो इसके अंदर वाला पार्ट है, एंड साइटोप्लाज्म उसके अंदर लिक्विड मटेरियल है। ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विथ इट्स एनवायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। लेट्स सी हाउ, मतलब सारी एक्टिविटीज जो होती है सेल के अंदर इन्हीं तीनों चीजों की वजह से होती हैं। तो चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, यानी इसको हम कवरिंग ऑफ सेल भी कह सकते हैं, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल का, जो कि सेल के अंदर के मटेरियल को बाहर के एनवायरमेंट से हटाता है, यानी सेपरेट करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, किसी भी सेल के बाहर के मटेरियल को एंट्री और एग्जिट करने का परमिशन करता है, यानी परमिट करता है। इट आल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, ये और भी अन्य मटेरियल के मूवमेंट पे भी, एक्टिविटी पे अपना प्रिवेंशन रखता है, नजर रखता है। द सेल मेम्ब्रेन
therefore is called a selective permeable membrane. इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है. ओके, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल? हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल? मतलब इनका कहना है कि किस तरह से सेल के अंदर सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है और किस तरह से हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल, सेल के बाहर से किस तरह से मूवमेंट होता है और अंदर किस तरह से होता है. तो चलिए इसके बारे में जानते हैं. सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन. देखिए सेल के अंदर चाहे गैस हो, लिक्विड हो, हर तरह के सब्सटेंसेस होते हैं और बाहर से आते भी हैं, अंदर से बाहर भी जाते हैं. तो इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब गैस वाला सिस्टम है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, इसके जो मूवमेंट की प्रोसेस है उसको कहते हैं डिफ्यूजन. वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर्स. इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं डिफ्यूजन के बारे में. वी saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration, यानी higher concentration to a region where its concentration is low. मतलब इसमें ये कह रहा है कि इसमें आपके डिफ्यूजन में ये बताता है कि मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का जहां हाई कंसंट्रेशन रीजन की तरफ से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होता है, यानी मूवमेंट होता है. समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस इन सेल्स व्हेन फॉर एग्जांपल सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इज सेलुलर वेस्ट रिक्वायर्ड टू बी. तो चलिए इसको बताते हैं कि इसी तरह की ये प्रोसेसेस जो होती है ये सेल के अंदर होती हैं. जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है सेल के अंदर विच इज सेलुलर वेस्ट. ये सेल के अंदर क्या होती है? सेलुलर वेस्ट होती है और इसको सेल से बाहर निकालना जरूरी होता है. तो क्या किया जाता है, ये जब सेल के अंदर है और सेल से बाहर निकालना है तो इसके आउटर मीडियम में क्या होता है, सेल की क्वांटिटी कम होती है. इसलिए ये जब सेल के अंदर है तो हायर कंसंट्रेशन में है तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है. और देखिए यहां लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज लो एज कंपेयर टू दैट इनसाइड द सेल. As soon as there is a difference concentration of carbon dioxide inside and outside a cell, carbon dioxide moves out of the cell from a region of higher concentration to a region of low concentration outside. मतलब अंदर से जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हायर है वहां से बाहर की तरफ जहां पे लो कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का, उधर मूवमेंट कर दिया जाता है थ्रू या बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सिमिलरली ऑक्सीजन एंटर्स, मतलब इसी तरह से ऑक्सीजन की भी एंट्री होती है डिफ्यूजन के थ्रू. यानी इसमें क्या होता है, बाहरी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की यूज हो जाने के बाद शरीर के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती है. तो ऐसे में क्या होता है कि बाहर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए अंदर की तरफ आ जाता है. तो डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एज वेल एज सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो डिफ्यूजन ये ऐसी मेथड है जिसमें गैसेज एक्सचेंज करने का सबसे अच्छा बेहतरीन तरीका है और जो कि बाहरी एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट में करता है. वाटर ऑल्सो प्लेज ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन. तो ये जो मैंने बताया अभी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट डिफ्यूजन होता है. तो ये प्रोसेस सिर्फ गैस में नहीं, वाटर में भी ये इंपॉर्टेंट होता है. वाटर भी इसको लॉ को मानता है. द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. यानी कि वाटर जो पार्टिकल्स हैं वाटर के, यानी यहां पे देखिए लिखा है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स का सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की
मेम्ब्रेन से मूवमेंट जो होता है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस सेम है, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर स्पेशल हम वाटर की बात करें तो वहां पे जो मूवमेंट होता है उसको हम डिफ्यूजन को ही वाटर के लिए ऑस्मोसिस कहते हैं। यानी द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। तो ये जो मूवमेंट होता है वाटर का, वाटर में जो भी चीजें डिजॉल्व होती हैं वो भी इफेक्ट करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मूवमेंट करने में। अतः 10 osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through a selective permeable membrane to a region of low water concentration till equilibrium is reached। तो ये कह रहे हैं वाटर जो है हायर कंसंट्रेशन का मतलब जहां पे वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है उस तरफ से लो कंसंट्रेशन यानी लो वाटर की क्वांटिटी जहां है उधर हमेशा मूवमेंट होता रहता है, और ये एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन में, और तब तक मूवमेंट होता है जब तक दोनों तरफ इक्वल ना हो जाएं। What will happen if we put an animal cell or plant cell into a solution of sugar or salt in water? तो आप एक इमेजिन करिए कि अगर किसी हम एनिमल सेल या प्लांट सेल को एक शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन में डालें तो क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर हम शुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं किसी सेल को तो देखिए पहले पॉइंट पे क्या होगा। The medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute. The cell will gain water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution। तो क्या होगा कि वहां पे क्या होता है कि जो जिस एनवायरनमेंट में डाला गया सेल को, यानी जिस सॉल्यूशन में डाला गया वहां वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, और वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से सेल के अंदर कंसंट्रेशन वाटर की कम होने की वजह से उस मीडियम को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्यों उस वाटर सॉल्यूशन को? क्योंकि जो सेल है बाहर के वाटर को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, और उसी को ऑस्मोसिस कहेंगे। तो ऐसे एनवायरनमेंट को जहां पे वाटर की कंसंट्रेशन कम हो तो ऐसे को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, but more water will come into the cell than will leave. The net overall result is that water enter the cell is likely to swell up। तो क्या होगा कि जिस मीडियम में रखा जाएगा वहां पानी की क्वांटिटी ज्यादा है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए ऐसे मीडियम को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को। और वहां पे सेल पूरे वहां के एनवायरनमेंट में जो पानी है, वाटर है, उसको अपने अंदर ले लेगा, और ले लेने के बाद क्या होगा कि सेल स्वेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वेल, यानी कि सूज जाएगी, फूल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। Such a solution is known as isotonic solution। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर हम उस सेल को रखें तो सेल के अंदर जितना वाटर है, जिस क्वांटिटी में है, उतने ही क्वांटिटी में उस सॉल्यूशन में भी होगा, तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, और ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, but the amount going in is the same as the amount going out, so there is no overall movement of water। The cell will stay the same size। मतलब कि वाटर तो क्रॉस करेगा दोनों साइड, क्योंकि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसलिए
सेम अमाउंट में बाहर भी जाएगा, सेम अमाउंट में अंदर भी आएगा वाटर, इसलिए इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगी और आपकी जो सेल है वो जस की तस बनी रहेगी. If the medium has a lower concentration of water, then the cell, meaning that it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such a solution is known as hypotonic solution. ऐसे में क्या होगा कि जिस सॉल्यूशन में रखा गया है सेल तीसरे नंबर पे, ये स्टेप बाय स्टेप एक्चुअली ये 3 पॉइंट्स है. पहले में हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताया था, दूसरे में बताया आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्योंकि दोनों इक्वल होते हैं, और तीसरा जो होता है ये लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होगा. मतलब कि जिस सॉल्यूशन में रखेंगे उसमें पानी की बहुत कम क्वांटिटी होगी. तो जब पानी की क्वांटिटी कम होगी और सेल के अंदर पानी ज्यादा होगा तो ऐसे में क्या होगा, सेल पानी के मतलब वाटर के अकॉर्डिंग सेल ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा और इस तरह से सेल अपने वाटर को लूज करेगा और ऑस्मोसिस के थ्रू सेल के अंदर जो वाटर है वो बाहर आ जाएगा, यानी उस सॉल्यूशन में आ जाएगा. और तब तक आता रहेगा जब तक दोनों सॉल्यूशन यानी सेल के अंदर का मटेरियल साइटोप्लाज्म और मीडियम दोनों इक्वल वाटर वाले ना हो जाए. ऐसे को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन. इसमें भी वाटर दोनों डायरेक्शन में क्रॉस करेगा, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल. इसमें वाटर सेल वाला जो पार्ट है वो ज्यादा वाटर लीव्स करेगा. देन इंटर इट, इंटर कम होगा और वाटर लॉस ज्यादा करेगा. सो देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा. Thus, osmosis is a special case of diffusion through a selective permeable membrane. Now, let us try out of the following activity. तो इस तरह से हमने आपको 3 तरह से यानी 3 टाइप्स बताए किस चीज का, ऑस्मोसिस का. और ऑस्मोसिस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के थ्रू हम किसी सेल को अगर रखते हैं तो क्या चेंजिंग होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे अगर किसी सेल को तो क्या चेंजिंग होगा, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर रखते हैं तो क्या चेंजिंग होगा. तीनों में हमने बताया देता है. मतलब फर्स्ट वाले में सेल स्वेल कर जाएगी, सेकेंड में सेल जस का तस रहेगी, और थर्ड में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक कर जाएगी. ये डिफ्यूजन की ही एक स्पेशल मेथड है जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं. ये सिर्फ टू सिर्फ वाटर में भी होता है और सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है. देखिए कुछ जो एक्टिविटी है उसमें आप अपने एवरीडे लाइफ में कर सकते हो ऐसे प्रैक्टिकल. एक्चुअली क्या होता है, जो एग होता है, एग एक क्या है, सेल है. तो जब एग एक सेल है तो हम उस सेल में एक्टिविटी कर सकते हैं. सेल के एग के चारों तरफ जो कैल्शियम कार्बोनेट की लगी हुई होती है शेल, उसको भी बोलते हैं, ये सेल है. तो उस सेल को हटा देंगे और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम उस सेल यानी एग को रख देते हैं तो क्या होता है कि थोड़ी ही देर में 5 मिनट में आप देखेंगे कि एग स्वेल कर जाएगा. मतलब कि जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उससे जो वाटर है वो एग उसको सोख लेगा, यानी उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब कर लेगा, और इस तरह से एग स्वेल कर जाएगा. मतलब ये आप एक्टिविटी और भी कर सकते हैं. जो रेजिन्स होते हैं यानी कि एक ड्राई फ्रूट्स है रेजिन, और उस ड्राई फ्रूट्स को अगर हम वाटर में रख देते हैं नॉर्मल वाटर में तो क्या होता है वो कि नॉर्मल वाटर में रखने से वो ड्राई फ्रूट्स एक्चुअली वो एक सेल है इसलिए वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और स्वेल कर जाएगा. इसी तरह अगर किसी हम क्या कहते हैं अंगूर में यानी कि आप ग्रेप्स में भी इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए. Unicellular freshwater organism and most plant cells tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant root is also an example of osmosis. तो ऑस्मोसिस के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जो एनिमल्स में अगर हम देखें तो यूनिसेलुलर जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म और मोस्ट प्लांट सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर लेती हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट इज आल्सो एन एग्जाम्पल. मतलब
वाटर का जो एब्जॉर्प्शन प्लांट रूट के थ्रू होता है, ये भी एक ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। 10. Diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. In addition to this, the cell also obtain nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transport requiring use of energy. तो आप इतना मत भूलिएगा ये कि डिफ्यूजन का ही एक वाटर के लिए, स्पेशल वाटर के लिए स्पेशल डिफ्यूजन मेथड था जिसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो पूरे को हम डिफ्यूजन ही कह सकते हैं। तो डिफ्यूजन गैसेस और वाटर का एक क्या कहते हैं इसको, मतलब एक्सचेंज करने का बढ़िया सा टेक्निक है, मीडियम है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मेथड है। ठीक, तो इसी तरह से जब हम डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे सेल के अंदर, तो उसमें ट्रांसपोर्टिंग रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। किन चीजों की बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की मिलकर के वो बनी होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उसमें। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ सेल और सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल द cell to engulf in food and other material from its external environment. Such processes are known as endocytosis. Amoeba acquire its food through such processes. तो इसमें ये कह रहा है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल की, ये और भी जगह अपनी हेल्प करती है, जैसे कि भोजन को एनगल्फ करने के लिए, भोजन को लेने के लिए बाहरी एनवायरनमेंट से। ये एग्जाम्पल इंडोसाइटोसिस होती है, अमीबा के अंदर ये प्रोसेस होती है। अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो, अमीबा एक यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर एनिमल है और वो इंडोसाइटोसिस के थ्रू यानी अपनी सेल मेम्ब्रेन से ही पूरे भोजन को एनगल्फ करता है। अभी तक आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में जाना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक कवर होता है, वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, और जो कवर होता है स्ट्रांग कवर होता है जिसका नाम है सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में जानते हैं। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। The cell wall lies outside the plasma membrane. The plant cell wall is mainly composed of cellulose. Cellulose is a complex substance and provide structural strength to plants. देखिए क्या होता है, प्लांट सेल में चारों तरफ उनकी रिजिडिटी को बनाए रखने के लिए, यानी उनकी स्ट्रॉन्ग जो है उसका मजबूती स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक सेल वॉल कवर के रूप में होता है, जो इनको जो कि ये सेलुलोज के बने होते हैं। सेलुलोज एक कई ग्लूकोज का बना हुआ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यानी एक कार्बोहाइड्रेट है, और ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है प्लांट को। व्हेन लिविंग प्लांट सेल loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. We can observe this phenomena by performing the following activity. Actually क्या होता है कि जब कभी अब सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल है, लेकिन ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो आपको बताया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इस तरह इनमें भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस तो होगी। ऑस्मोसिस की प्रोसेस में इसमें भी सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ता है। जब पानी ज्यादा खत्म हो जाएगा इनकी बॉडी से तो वो श्रिंक होगा, और उस तरह इस श्रिंक होने वाली प्रोसेस को प्लांट में मेनली
उसको बोलते हैं हम प्लाज्मोलाइसिस। अब प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वाटर बॉडी से मतलब सेल मेम्ब्रेन से, प्लांट के सेल मेम्ब्रेन से निकल जाता है। ठीक है, सो एक्टिविटी आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसमें से हमें क्या दिखता है, समझ में आता है कि इट अपीयर दैट ओनली लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। इससे ये मतलब इस एक्टिविटी से ये क्लियर होता है कि सिर्फ लिविंग सेल ही ऐसा सेल है जो कि पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, cell wall permit the cells of plants, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external medium without bursting. In such media, the cell tend to take up water by osmosis. The cell swells, building up pressure against the cell wall. The wall exert and pressure against the swollen cell. Because of their walls, such a cell can withstand much greater change in the surrounding medium than the animals. इसमें क्या होता है कि जो सेल वॉल होती हैं ये प्लांट्स में, फंजाई में, बैक्टीरिया में क्या परमिट करती हैं कि हाइपोटोनिक में, एक्सटर्नल मीडियम में अगर इनको रखा जाए तो ये बर्स्टिंग वाली प्रोसेस, ये सेल वॉल इन्हें ब्रस्ट होने से बचा लेता है। क्योंकि चारों तरफ जैसे ही सेल इसका वाटर आउट होगा तो ऑस्मोसिस के थ्रू, तो ये सेल मतलब हाँ वाटर जब लिया जाएगा ये हाइपोटोनिक मीडियम में तो स्वेल होगा, और जब स्वेल होगा तो चारों तरफ क्या है, चारों तरफ सेल के मतलब प्लांट सेल के या फंजाई या बैक्टीरिया सेल के चारों तरफ है सेल वॉल, जो कि इनको ज्यादा स्वेल होने से रोक देता है। जब ज्यादा स्वेल नहीं होने देगा तो ब्रस्टिंग से बच जाएंगे। इस तरह से ये जो क्या कहते हैं सेल वॉल है, ये इनकी एक चारों तरफ से कवर बनाता है, एक तरह से बोलते हैं रक्षा कवच कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से ये सेल वॉल होती है। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज का जो मेरा टॉपिक द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, सेल एक ब्रॉड सेक्शन है और आपको बायोलॉजी में यहाँ सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, इसलिए आप बड़े प्यार से आराम से पढ़िएगा इसको। तो सेल में मैंने पहले पार्ट में और चीजें, बाकी बेसिक चीजें बताया था। सेकंड पार्ट में जो हमने आपको बताया सेल मेम्ब्रेन और दूसरा होता है इसका सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में मैंने ये बताया कि सेल मेम्ब्रेन सारे लिविंग सेल में चारों तरफ एक कवर बनाती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या करता है कि सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, यानी कि इसमें वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों जो स्टेट के मटेरियल हैं, पार्टिकल्स हैं, ये आ और जा सकते हैं सेल की परमिशन के साथ। ठीक है, लेकिन इसमें एक पॉपुलर जो एक्सचेंज करने का मेथड है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में गैस और सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों एक्सचेंज होता है और जितना जो जरूरत है, लेकिन मेनली हम 2 चीजों के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। एक है गैस और दूसरा है क्या कहते हैं वाटर। तो गैस के लिए देखिए, इसमें एक ही नॉर्मल आपका सिस्टम है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। यानी कि सेल है, सेल को अगर हम किसी लिक्विड में रख देते हैं तो लिक्विड में अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है और सेल के अंदर नहीं, बाहर लिक्विड में ऑक्सीजन है और सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर ज्यादा है इसलिए यहां से निकल के लिक्विड में चला जाएगा, और लिक्विड में ऑक्सीजन ज्यादा है तो यहां से निकल के यहां आ जाएगा। ये होता है डिफ्यूजन गैस का। अगर हम इसको वाटर के रूप में बोले तो वाटर के लिए हम कहेंगे डिफ्यूजन, लेकिन एक स्पेशल वर्ड का यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी यही होता है, लेकिन सिर्फ वाटर के लिए कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी मीडियम में आप मान लीजिए किसी सेल को रख देते हैं, जैसे एग ही है, एग का एग्जाम्पल अच्छा है।
एग को आप उसका सेल यानी बाहर का जो कड़ा कवच है उसको निकाल दीजिए, और निकालने के बाद पतला सा वो जो लेयर होता है उसको रखने दीजिए। उसको आप किस में रख देंगे, एक लिक्विड मीडियम में, ऐसा लिक्विड मीडियम जिसमें कि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा हो। जब वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो सेल के अंदर तो वाटर क्वांटिटी ज्यादा नहीं है, इसलिए जो अंदर का बाहर जो मतलब जहां जिसमें रखा गया है मीडियम में, उस वाटर से सेल के अंदर पानी चला जाएगा। और ये जो पानी यानी वाटर जाने के प्रोसेस है इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस मेथड। और पानी जाएगा इसका मतलब सेल स्वेल होगा और फट भी सकता है, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड मीडियम को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसी तरह आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है ऐसा मीडियम जो सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है और सेल के बाहर जहां रखा गया है वो जो लिक्विड है दोनों सेम हो। तो पानी तो आना जाना होगा, लेकिन कभी भी न सेल में चेंजिंग आएगी न वाटर में, ठीक है। सेल जैसा तस रहेगा। ऐसे मीडियम को हम आइसोटोनिक मीडियम या आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। और थर्ड नंबर पे होता है कि ऐसा सॉल्यूशन हो जो सेल के अंदर वाटर की क्वांटिटी में बाहर जो मीडियम हो वहां क्वांटिटी वाटर की कम हो। उसमें क्या होगा कि सेल से वाटर निकल के उस मीडियम में आ जाएगा, इस तरह से सेल श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और वहां बाहर पानी आ जाएगा, इसमें सेल सिकुड़ जाता है। तो ये प्रोसेस जो होती है ये एनिमल्स में जो कुछ फ्रेश वाटर एनिमल्स है जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, इनमें ये प्रोसेस होती है। और अमीबा में जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं डिफ्यूजन करने के लिए उसमें एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है जिससे वो भोजन को लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने जो बताया आपको आप माइंड में सेट करिएगा। इसके अलावा देखिए एनिमल्स के अतिरिक्त जैसे प्लांट, बैक्टीरिया और फंजाई, ये तीनों जो और कैटेगरी हैं इनमें सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, एनिमल्स में तो सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल नहीं होता, लेकिन जो तीन और कैटेगरी बताया प्लांट्स, फंजाई और बैक्टीरिया, इनके ऊपर सेल मेम्ब्रेन के, इनके सेल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्ट्रेंथ, रिजिडिटी बोलने के लिए, रिजिडिटी देने के लिए, कड़ापन देने के लिए क्या होता है, सेल वॉल होती है। और जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो जो ये सेलुलोज है बैक्टीरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन सब के सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज है, सेलुलोज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे वर्ल्ड में कार्बोहाइड्रेट की पूरे वर्ल्ड में कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज सबसे ज्यादा यही है, ठीक है। सेलुलोज ही है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। अगर पूछा जाए कौन सा कार्बोहाइड्रेट है तो वो है सेलुलोज। और सेलुलोज कई ग्लूकोज का मिलकर बना होता है जो प्लांट के चारों तरफ एक कवर बनाता है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। वो स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रांग बनाता है, और वहां पे प्लाज्मोलाइसिस या अनदर जो ऑस्मोसिस वगैरह की प्रोसेस होती है उसमें प्लांट को स्ट्रेंथता देती है। इसीलिए आप जब प्लांट को टच करेंगे तो बहुत कठोर होता है, हार्ड होता है, लेकिन अगर अपनी बॉडी को टच करिए तो नॉर्मल होता है। इसलिए इससे ये क्लियर होता है कि सेल वॉल उनमें स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती है। देखिए बाकी सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, वो हम पार्ट 3 में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस को लाइक करिए, आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।